2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, उन्होंने देखा कि कैसे भारत का एक इतना बड़ा हिस्सा हमेशा से इग्नोर होता हुआ आ रहा है। भारत का वो हिस्से ने नक्सलबारी देखी। भारत के उस हिस्से ने सुंदरता, रिसोर्सेस और एग्रीकल्चर होने के बावजूद भी इग्नोरेंस देखी। भारत की इसी एक हिस्से ने इतने ढेर सारे घुसपैठियां देखे अपनी ही स्टेट के अंदर एंटर करते हुए और साथ ही साथ उनका ही हक मारते हुए। भारत के इस हिस्से ने हमेशा से ही भारत से दूरी फील की है अंदर से। भारत के इस हिस्से में रेसिज्म, कास्टिज्म, पॉलिटिक्स, हर चीज देखी गई है। पर 2014 में जब बीजेपी आई तो उन्होंने एक चेंज लाने की कोशिश की भारत के इस हिस्से के साथ कि इन्हें इंडिया से और भी ज्यादा इंटैक्ट, या मैं बोलूं जोड़ने की कोशिश की। भारत के पार्ट तो ये थे ही, पर दिल से, इमोशन से और जोड़ने की कोशिश की। लोगों को रिजर्वेशन मिलना शुरू हुए, इन हिस्सों तक रोड, ट्रांसपोर्टेशन, टनल्स बनना शुरू हुए ताकि हम और वे आराम से एक दूसरे के आसपास साथ रह के रह सके। जी हाँ, मैं किसी और चीज की नहीं बट नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही हूँ। सेवन सिस्टर्स जिस हिसाब से आज तक निग्लेक्ट होते आज आ रहे हैं कांग्रेस की राज्यकाल में, ये बात किसी से भी नहीं छुपी है। सिक्किम हमेशा से ही इतना सुंदर माना गया है। उसकी सुंदरता के आगे, उसकी सफाई के आगे, उसकी ग्रीनरी के आगे अच्छी अच्छी चीजें फीकी पड़ गई। पर हमारा कांग्रेसियों के पूरे राज्यकाल में सबसे बड़ा अटेंशन कहा जाता था कि कश्मीर के ऊपर। कश्मीर एक तरीके का हेवन है, कश्मीर एक तरीके की सबसे खूबसूरत चीज है। माना कश्मीर बहुत सुंदर स्टेट है, पर उसके बावजूद भी अगर आप सिक्किम की बात करेंगे तो अगर आप कश्मीर में टेररिज्म का इतना डर है, हम कश्मीर की तरफ नहीं जा पाते थे, तो हम एटलीस्ट सिक्किम की तरफ तो जा सकते थे। पर वहां पर रोड्स ही इतने अच्छे से नहीं बने थे, टनल्स ही नहीं थी, और अगर थे भी तो साथ ही साथ उनका इतना एक्सपोजर नहीं था, उनके लिए कभी इतने एडवर्टीजमेंट्स आए ही नहीं। कभी किसी पीआर ने, कभी किसी सोशल मीडिया टीम ने नॉर्थ ईस्ट को उस हिसाब से ग्लोरीफाई किया ही नहीं जिस हिसाब से उसे हमेशा से होना चाहिए था और जिसका हकदार नॉर्थ ईस्ट था। नॉर्थ ईस्ट में इतने ढेर सारे इश्यूज आए, नक्सलवार के इशू आ गए, लोग इतने ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट से परेशान थे। चाइना जब अटैक करता था और अरुणाचल प्रदेश परेशान हो जाता था, उसके बाद से आसाम के अंदर इतने ढेर सारे बांग्लादेशी मुस्लिम्स आ जाते थे और उसी के बीच में मर्ज हो जाते थे और पता भी नहीं चलता था। इन सब चीजों के लिए बीजेपी ने एक रोड मैप बनाया, एक चीजें बनाई, और आज आप देखिए कि इन अगर आप आंकड़ा भी लगा के देख लेंगे तो कांग्रेस काल में अगर आप देखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट का कितना फायदा हुआ था, वर्सेस अगर आप इस टाइम पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, 2014 के बाद से आज 2025 चल रहा है और नॉर्थ ईस्ट एक वर्ज पे आ चुका है। टूरिज्म से लेके हर चीज बढ़ती जा रही है। उन जगहों के अंदर जो इश्यूज थे वो कम होते जा रहे हैं, क्राइम रेट कम हो रहा है। बॉर्डर डिस्प्यूट के चक्कर में जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स एंटर करते थे उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस हो रही है। एनआरसी जैसे इश्यूज को अब ऊपर लाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जब सीए और एनआरसी आया था तो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग के लोगों को इस देश से बाहर निकालने का एक पूरा इंतजाम करके आए थे बीजेपी गवर्नमेंट? नहीं, ये सारे जितने बॉर्डर लैंड्स है इन सब एरियाज के अंदर घुसपैठी बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम्स और उसके बाद से म्यांमार से लोग आने लगते हैं और यहाँ पे आके ड्रग बेचते हैं और कितना कुछ इलीगल काम करते हैं। इन सब चीजों को रोकने के लिए एनआरसी का प्रस्ताव रखा गया था। और इस टाइम पर भी एसआईआर के थ्रू, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी एसआईआर बनाया है जिससे पता चलेगा कि कितने लीगल वोटर्स हैं एक जगह में, उसके थ्रू हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे घुसपैठियों को इन सारे बॉर्डर स्टेट से बाहर फेंका जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है ये एक चीज। इन्हीं सब चीजों के बीच में पॉलिटिकल इलेक्शंस भी आ जाते हैं और जैसे ही इलेक्शन आना शुरू होते हैं लोगों की और नेताओं की बयानबाजी, तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं। अब जब आसाम का इलेक्शन आने वाला है तब 2026 की तैयारी अभी से होने लगी है। पुराना असम का इलेक्शन हुआ था 2021 में, जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट दोबारा आई थी और हेमंत बिस्वा ने फिर से राज किया था असम के ऊपर। अभी तक आप हेमंत बिस्वा का अगर पूरा काम देखेंगे तो लोग उनसे काफी प्रसन्न हैं, चीजें बढ़िया चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। पर असम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स तो बने ही रहते हैं। असम के अंदर तीन सबसे ज्यादा प्रमुख वर्ग के लोग हैं।
सबसे पहले वहां पे बंगाली है, असमीज बंगाली। दूसरी ओर आप देखेंगे मुस्लिम बंगाली है वहां पे। उसके बाद से आप तीसरे देखेंगे ट्राइबल भी बहुत ज्यादा है वहां पे, जिसके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। और एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसे आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसी टाइम पे आसाम में फिर से AIUDF वापस आ चुकी है। जी हाँ, ऑपोजिशन में ये बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती है बीजेपी के खिलाफ। 2021 के इलेक्शन के अंदर IDUF जो है, इन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस रखी थी और बीजेपी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था, जिसमें AIUDF को अकेले में 19 सीट्स मिली थी और कांग्रेस को कुछ करीबन 29 सीट्स मिली थी। पर इनका टोटल कुछ करीबन 40 से ऊपर सीट्स का हुआ था, पर बीजेपी ने अकेले में 60 सीट उठाई थी और ये इलेक्शन जीत लिया था। इस टाइम पर AIUDF के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने, या फिर मैं बोलूं चीफ है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है, अजमल साहब, जी हाँ वही अजमल जिसका परफ्यूम आप यूज करते हैं, ये इन्हीं की ब्रांड है। इनका बहुत सियासी काम था। सबसे पहले ये जो अजमल साहब है, इनकी फैमिली इत्र का कारोबार करती थी और उसके साथ साथ फिर उन्होंने पार्टी जो बनाई अपनी 2005 के अंदर, AIUDF। और ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, और साथ ही साथ इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर भी शुरू कर दिया। ये आसाम में बहुत तरीकों से ट्राई करते हैं कि कैसे जीत सके, क्या कर सके, पर मोस्टली नाकाम हो जाते हैं। और आज मैं बताती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या बोला जिससे हर चीज ऊपर नीचे हो गई। अब देखिए, दोगलापंथी तो कांग्रेस राज्यकाल में लिखी हुई है। कांग्रेस जिस तरीके से बिहार की जनता के साथ दोगलापंथी करती है, कांग्रेस ने जिस तरीके से यूपी की जनता के साथ दोगलापंथी की, ये सब कहीं गया नहीं है, ये सब लिखा हुआ है और हमेशा आपको याद रहेगा ही रहेगा। अब क्या हुआ, आसाम में पिछली बार AIUDF और कांग्रेस ने साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा, पर उसके बाद से जब इलेक्शन लड़ा तो कांग्रेस को ज्यादा सीट्स आ गई AIUDF से। लेकिन कांग्रेस को ये समझ में आया कि प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि AIUDF जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनका जो मेजर मैनिफेस्टो है, या ये जिस हिसाब से इलेक्शन लड़ती है, उसमें सिर्फ एक चीज क्लियर है, ये इलेक्शन लड़ती हैं असमीज बंगाली मुस्लिम के लिए। जी हाँ, इनका मेजर फोकस वहीं पर होता है। और इससे कांग्रेस को लगने लगा कि हिंदू नहीं आ पाएंगे, क्रिश्चियनिटी नहीं आ पाएगी, असमीज बंगाली नहीं आ पाएंगे, इन सबको ये हिट नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से उनकी इमेज डाउन हो रही थी। फिर क्या, जैसे ही कहीं भी थोड़ी भी इमेज कॉन्शियस वाली बात आ जाती है कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी फट से भाग जाते हैं। राहुल गांधी और अजमल साहब के बीच में खूब ढेर सारी कॉन्फ्लिक्ट हुई। इन्होंने बोला कि आप सिर्फ मुस्लिम वर्ग के लोगों को क्यों ही शामिल कर रहे हैं, आप और भी लोगों को शामिल करिए। लेकिन इनका जो एक क्लियर, इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, पर इनका जो क्लियर एजेंडा था वो बंगाली मुस्लिमों को लेकर ही था। और इसके ही थ्रू ये अपनी वोटर बैंक भरते हैं, और इसी के थ्रू और भी जितनी पार्टीज हैं जो माइनॉरिटी ओरिएंटेड पार्टीज हैं, ये उनको हिट करते हैं, और इसी के बेसिस पे इनको फंडिंग भी आती है। लेकिन कांग्रेस को ये चीज समझ में आ गई और कांग्रेस ने साफ साफ अपना पल्ला झाड़ लिया। और इस बार के इलेक्शन में अजमल साहब ने क्लियरली स्टेट किया है कि वे इस बार 35 सीट्स पर लड़ेंगे आसाम के अंदर। और तो और इस बार बीजेपी का ये कोई फायदा नहीं होने देंगे, ना ही बीजेपी को जीतने देंगे। और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि अब हम कांग्रेस के साथ नहीं लड़ रहे हैं, हम अकेले लड़ेंगे और इस बार हम जीतेंगे भी। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? जिस तरीके से अजमल साहब ने अपनी पूरी चीजें बताई हैं, बनाई हैं, इस तरीके से आपको लगता है कि आसाम के अंदर ये पार्टी जीत पाएगी? अगर आप आसाम का पूरा डेमोग्राफ देखेंगे तो वहां पे अभी भी मेजॉरिटी में असमीज ही हैं, असमीज बंगाली हैं। इनकी जो माइनॉरिटी का एक हिस्सा है मुस्लिम बंगाली, जो वहां पे बहुत फेमस हैं, बहुत तरीके से हैं। आपको लगता है कि क्या ये लोग इस बेसिस पे जीत जाएंगे? इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, अजमल साहब ने इस बार सोचा कि AIUDF इस बार कांग्रेस के साथ अलायंस पे नहीं रहेगी, पर इस बार उन्होंने अपना नया टारगेट बनाया, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि ये पूरी पार्टी सिर्फ मुसलमानों के लिए है, और उसके आगे ना उससे कम इनकी सोच जा पाती है। जी हाँ, इन्होंने इस बार अलायंस में रखने का सोचा है असदुद्दीन ओवैसी को। जी हाँ, AIUDF इस बार अलायंस करना चाहती है AIMIM के साथ। जी हाँ,
ये जो पूरा अलायंस की बात सामने आ रही है, इसके बाद से राहुल गांधी का तो मुंह उतरा ही उतरा। पर अगर आसाम की जनता के पास ढंग से अगर वो सोचे तो ये समझ पाएंगे कि ये जो पूरी पार्टी है जो ऑपोजिशन में इतने बड़े नंबर पे, इनको हिंदुओं की कोई चिंता नहीं है, या फिर मैं बोलूँ सिर्फ हिंदुओं की नहीं, किसी भी रिलीजन की कोई चिंता नहीं है। इनका जो मेजर मैनिफेस्टो है, जो मेजर हिट है, वो सिर्फ और सिर्फ बंगाली मुस्लिमों के लिए है, जो आसाम के अंदर इस टाइम पर हैं। ये तो ये तो तरीके अपना रहे हैं ये सब लोग। आप हमेशा से कहते थे कि हिंदुत्व का राज इतना ऊपर क्यों जा रहा है, हिंदुत्व की चीजें इतनी ऊपर क्यों जा रही हैं। भागेश्वर धाम ने गलती कर दी कि भागेश्वर धाम देश का विभाजन कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के ऊपर। पर आपके सामने एक क्लियर एग्जाम्पल है कि कैसे लोग अपना वोटर बैंक भरने के लिए अलग अलग चीजें कर रहे हैं। अभी आपने वैष्णो देवी का सुना होगा कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जिसमें मैक्सिमम 85 से 95% तक का पैसा हिंदू देते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा पैसा हम देते हैं। लेकिन वो श्राइन बोर्ड जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आता है, और वहां पे उन्होंने जो एमबीबीएस का कॉलेज खोला, उस एमबीबीएस कॉलेज में सिर्फ 50 सीट्स थी, जिसमें 42 सीट्स मुस्लिम्स के लिए थी। क्या हो रहा है इस टाइम पे हमारे देश के अंदर? वोटर बैंक पॉलिटिक्स चल रही है। इसमें किसी रिलीजन की गलती नहीं है, इसमें उन नेताओं की गलती है जो इस तरीके से चीजों को बांटते जा रहे हैं, जिन्होंने इतने टाइम से विभाजन लाने की कोशिश की है, डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू दो पार्टीज के बीच में दिक्कतें लाने की कोशिश की है। ये उनकी गलती है, और आसाम में भी यही होने जा रहा है। आसाम में इस टाइम पर आपने देखा होगा कि कैसे बांग्लादेशी मुस्लिम्स इतना ज्यादा एंटर कर चुके हैं, इस हद तक एंटर कर चुके हैं कि वे आसाम के अंदर अब इलीगल पेपर के थ्रू प्रॉपर्टी भी खरीदना शुरू कर चुके हैं। जी हाँ, आसाम के अंदर ऑलरेडी इतना पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तब अगर ये बांग्लादेशी मुस्लिम आए तो क्या भरोसा है इस बात का कि अजमल साहब इन बांग्लादेशी मुस्लिमों को अपने साथ जब आसाम में नहीं रखना चाहेंगे, ताकि इनके वोट बैंक बढ़ते रहें। ये भी मुस्लिम, वो भी मुस्लिम, वो बस बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं, ये आपके आसाम के बंगाली मुस्लिम्स हैं। क्या वो बंगाली मुस्लिम्स और बांग्लादेशी मुस्लिम्स एक साथ मर्ज हो जाएंगे तो उनको बताना मुश्किल होगा कि इनमें कुछ अलग है या कुछ ऐसा कुछ है? नहीं होगा। यही तो एक सिंपल सा क्रक्स है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आईएयूडीएफ को लाया गया तो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी का परचम फिर से भारी होना शुरू हो जाएगा। दिक्कत किसी एक वर्ग की नहीं है, दिक्कत ये है कि सिर्फ आप एक वर्ग पे फोकस करेंगे तो मुश्किल ही मुश्किल आएगी। एक स्टेट के अंदर जब मेजोरिटी में हिंदू इतने ज्यादा हैं, बंगाली हैं, क्रिश्चियंस हैं, ये सब लोग हैं, तो उसके बाद से आपका पूरा फोकस सिर्फ एक वर्ग पे है। और ऐसे लोग किस बेसिस पे इतना बड़ा कैंपेन कर लेते हैं, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता है। अब देखना ये होगा कि असदुद्दीन ओवैसी इस पल का फायदा उठाते हैं और एआईयूडीएफ के साथ लड़ते हैं, या फिर अगर वो उनको समझ में आएगा कि 2026 के इलेक्शन में सिर्फ माइनॉरिटी वोट से कुछ भी नहीं होने वाला है, आगे बढ़ना पड़ेगा और हिंदू मुस्लिम का विवाद छोड़ के एकाग्रता के साथ काम करना होगा। अगर उनको इतनी सद्बुद्धि अगर मिल जाएगी तो फिर बहुत ही बढ़िया चीज होगी। पर अब देखते हैं कि इस पूरे इलेक्शन में क्या टर्नओवर केसेस होने वाले हैं। इन सब चीजों के लिए आप बने रहिए हमारे एबीसी के चैनल के ऊपर। हम नॉर्थ ईस्ट की स्पेशल कवरेज पे भी ध्यान देते हैं, सो प्लीज हमारे चैनल को रिविजिट करिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शुक्रिया हमें देखने के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ